आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है प्रारंभिक समाज, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप इतिहास को रटना नहीं चाहते हैं या किसी भी अन्य विषय को रटना नहीं चाहते हैं बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर का शीर्षक क्या है। इस चैप्टर का शीर्षक जो है प्रारंभिक समाज दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका शीर्षक को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो है हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। एक चीज से तो आप सभी परिचित हैं कि जिस तरीके से आज मानव रहता है उससे हम सब परिचित हैं। जिस तरीके से मकान में रहता है, जिस तरीके के यातायात के साधनों का इस्तेमाल करता है, या जिस तरीके से संचार स्थापित करने के लिए यानी एक दूसरे के खबर जानने के लिए जिस तरीके के साधनों का इस्तेमाल करता है, उसके बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम आज से हजारों साल, 2000 साल, 4000 साल, 6000 साल या और इससे भी पहले हमारे पूर्वज जो हैं कैसे रहते थे, उनके बारे में हमको कैसे पता चलता है या हम उसके बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले ये चीज हमको देखना है। वहां से हमको ये जो प्रारंभिक समाज है उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगा, तब जो है हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जैसे विज्ञान का मानना है कि इस पृथ्वी पर जो है जिंदगी हमेशा से नहीं है। 150 साल पहले तक ये माना जाता रहा है कि पृथ्वी पर जिंदगी जो है हमेशा से है, लेकिन आज विज्ञान काफी आगे है। विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस पृथ्वी पर जो है जिंदगी हमेशा से नहीं है, यानी कि हम मानव और जो भी जानवर या पेड़ पौधे हम देखते हैं ये भी हमेशा से नहीं रहे। दरअसल पेड़ पौधे, जानवरों और यहां तक कि मानवों का भी विकास एक लंबी विकास की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। हम एक बैग जो है मानव पैदा नहीं हुए, हम धीरे धीरे विकास करके यहां तक पहुंचे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि मानव जो है बंदरों का पूर्वज है। मानव जो है बंदर से अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मानव का संबंध जो है बंदरों से रहा है, यानी कि हमारे पूर्वज बंदर रहे हैं। उस चीज के बारे में हमको समझना है। खैर, हम उससे आगे आते हैं और देखते हैं कि आरंभिक मानव का मतलब क्या हुआ। वहां से हम प्रारंभिक समाज का मतलब समझ पाएंगे कि आरंभिक मानव क्या हुआ, और आरंभिक मानव को ही ध्यान में रखकर हम यह समझ पाएंगे कि प्रारंभिक समाज का भी मतलब क्या होता है। यानी कि जिस तरीके से आज हम घरों में रहते हैं वैसे घर कुछ साल पहले तक, कुछ हजार साल पहले तक हम ऐसा इस्तेमाल नहीं करते थे। मानव जो है जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था या पेड़ पौधों पर रहता था और अपना जो है जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। उस समय तक जो है मानव को खेती करने का, पशु पालने का, गांव बसाने का, बस्ती बसाने का, शहर बसाने का, इन सारे चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मानव की जो ये स्थिति है जिसमें मानव जो है एक साथ तो रहता था लेकिन उसे बस्ती बसाने, गांव बसाने, यहां तक कि खेती करने और पशु पालने के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मानव का विकास का जो ये स्टेज है उसमें जो मानव पाए जाते हैं उसको हम आरंभिक मानव कहते हैं। यानी कि मानव जब गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था या जंगलों में रहता था, उस समय के मानव को हम आरंभिक मानव कहते हैं। और मानव जो है एक समूह में रहते थे, यानी उस समूह को हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज या आरंभिक समाज। तो इस तरीके से आरंभिक समाज के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि आरंभिक मानव जो है गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, कंदराओं में रहता था और खाने पीने के लिए पेड़ पौधे के पत्तों, फल फूलों, कंदमूल, जड़ें, बीज, इन सब का इस्तेमाल करता था और यहाँ तक कि जानवरों का शिकार भी करता था, यानी जानवरों को मार कर खाता था। मानव का ये स्थिति जो है आरंभिक मानव कहलाता है और ये मानव जिस समाज में रहता था वो समाज जो है आरंभिक समाज कहलाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में आगे हमको क्या पढ़ना है। अब आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि आज से 10,000 साल पहले हमें लिखने नहीं आता था, यानी कि हमारा इतिहास नहीं लिखा गया है, उससे भी पहले 50,000 साल पहले चले जाएं, तो आखिर जो है हमको मालूम कैसे चलता है? इन आरंभिक मानवों के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलेगा जबकि उस समय का कोई भी चीज लिखा हुआ नहीं है? किसी भी तरीके का लिपि का जो है विकास उस समय तक नहीं हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि उस समय के मानवों के बारे में सटीक जानकारी तो मिल पाना मुश्किल है,
लेकिन हमारे जो पुरातत्ववेत्ता है यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो करते क्या है कि उस समय के मानवों के द्वारा जो चीजें इस्तेमाल की गई थी या जहां वो रहते थे उन चीजों की खोज करके उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कैसे हमको जानकारी मिलेगी, कैसे जानकारी मिलेगी किन के बारे में, तो आरंभिक मानव के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि ये आरंभिक मानव जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और जहाँ रहते थे उन चीज़ों का अध्ययन करके हम उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे ये मानव जो है शिकार करने के लिए पत्थरों का एवं हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। कैसे, तो औजार के तौर पे ये उनका इस्तेमाल करते थे। पत्थरों और हड्डियों का क्या करते थे, औजार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वो चीज़ें हमको मिलती हैं और उससे जो है हम इतिहास के बारे में जानकारी जो है एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद ये मानव जहाँ रहते थे गुफाओं में, उन गुफाओं में जो है हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे आग के साक्ष्य मिलते हैं, कौन से जानवरों का हड्डी मिलती हैं, हड्डी प्राप्त होती है, जले हुए पौधों के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। इन सारे चीज़ों से हमको क्या पता चलता है, और यहाँ तक कि उन गुफाओं में कुछ चित्र वगैरह भी हमको मिलते हैं। आग से ये पता चलता है कि मानव जो है आग जलाना सीख गया था। जानवरों के हड्डी मिलने से क्या हमको पता चलेगा कि मानव जो है किन जानवरों का शिकार करता था या उस समय कौन कौन से जानवर जो है पाए जाते थे, उनके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगा। अगर वहाँ पे कोई जला हुआ पौधा या अनाज मिलता है तो हमको इससे भी जानकारी मिल सकता है कि आखिर जो है मानव जो है खाने के लिए किस तरीके के पौधों का इस्तेमाल करते थे। और चित्रकारी से भी सामान्यतः जो है गुफाओं के दीवालों पर चित्र वगैरह मिलता है, जहाँ सामान्यतः जो है क्या मिलता है कि जानवरों वगैरह का ही सामान्यतः चित्र मिलता है। इससे हमको ये भी जानकारी मिल पाता है कि आखिर जो है उस समय कौन कौन से जानवर जो हैं उस क्षेत्र विशेष में पाए जाते थे। अब हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक मानव जो है कहाँ रहते थे, प्रारंभिक मानव जो है कहाँ भारत में रहते थे। तो आप मैप में देख सकते हैं, मैप में देखिए कुछ नाम दिए हुए कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे। आप मैप में देखिए कुछ उसमें आपको जगह देखने को मिले, जैसे पंचमढ़ी, भीमबेटका, भेड़ा घाट, बूढ़नी। आप मैप में इन सारे जगहों को देखिए, किताब में जो है मैप दिया हुआ है उसमें आपको भीमबेटका, बूढ़नी, पंचमढ़ी, इन सारे जगहों पर जो है आरंभिक मानव के पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब इसमें समझना ये जरूरी है, ये चीज भी आप जान लीजिए कि भीमबेटका एक ऐसा जगह है भारत में जो नर्मदा नदी घाटी के अंतर्गत पाया जाता है। यहाँ पे जो है आरंभिक मानव के पाए जाने का सबसे पहला साक्ष्य जो मिलता है। और ये सारी जगह है यहाँ भी मानव के पाए जाने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन भीमबेटका जो है यहाँ पे आरंभिक मानवों के पाए जाने का सबसे पहला प्रूफ, प्रथम साक्ष्य जो है यहाँ से मिलता है। ये जगह जो है नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। एक चीज और जान लीजिए कि आरंभिक मानव जो है जहां भी रहते थे अधिकांश रूप से, या आरंभिक सभ्यता जो मानव का रहता था वो अधिकांश रूप से नदी घाटी में ही पाए जाते थे। नदी घाटी क्या होता है, तो किसी भी नदी का आसपास का जो इलाका होता है जहां तक उस नदी का प्रभाव होता है, कभी ना कभी प्रभाव उसका रहा है, वो नदी घाटी कहलाता है। आरंभिक मानवों का या आरंभिक समाज का या आरंभिक मानव सभ्यताओं का सबसे पहला साक्ष्य या अधिकांश जो है उनका विकास जो है किसी न किसी नदी घाटी में ही पाया जाता है। नदी घाटी में पाए जाने का क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है, तो नदी घाटी में पाए जाने का सबसे पहला तो ये होता है कि मानव के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी है पानी। नदी घाटी में जो है आपको स्वच्छ पानी मिल पाता था। दूसरा यह है, नदी घाटी अगर है तो वहां पे जो है उपजाऊ भूमि मिलती है जहां आपको शिकार करना आसान हो जाता है, या आपको जो है वहां खेती करना आसान हो जाता है। नदी घाटी में भूमि समतल होने की वजह से क्या होता है, आपको एक जगह से दूसरे जगह आना जाना आसान हो जाता है, जानवरों का शिकार करना आसान हो जाता है।
नदियों के माध्यम से व्यापार करना आसान हो जाता है, आपको अधिक से अधिक जो है जानवर मिलते हैं। तो आरंभिक जो भी मानव की सभ्यताएं थी उसमें से अधिकांश आप देख सकते हैं कि किसी न किसी नदी घाटी में ही उनका विकास हुआ है। जैसे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे भारतीय उपमहाद्वीप में पहला जो है आरंभिक नगर जो है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसका विकास भी किसी न किसी नदी घाटी के अंतर्गत ही हुआ है। 2500 साल पहले आप देखेंगे कि गंगा नदी घाटी में ही क्या होता है, नगरों का विकास जो है प्रारंभ होता है और बड़े बड़े साम्राज्य जो है सामने आते हैं। तो ये चीज अब तक हम क्या समझे कि मानव का विकास जो है एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। उसके बाद हमने ये देखें कि मानव जो है किस तरीके से जो है जंगलों में रहता था, अपना गुजर बसर करता था। मानव जो है कहाँ पाए जाते थे, आरंभिक मानव के पाए जाने का कहाँ साक्ष्य मिलता है। अब हम क्या करते हैं, उन आरंभिक मानवों के जीवन शैली के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर उनका लाइफ स्टाइल कैसा था, उनका जीवन शैली जो है कैसा होता था, जीवन शैली। तो यहां से हम देखते हैं जीवन शैली के अंतर्गत क्या होता था, वे हमेशा जो है 20 से 30 आदमियों के झुंड में रहते थे, हमेशा जो है 20 से 30 आदमियों के झुंड में रहेंगे। शिकार करने के लिए किन किन जानवरों का वो शिकार करते थे, तो भेड़, बकरी, भैंसा, शेर, हिरन, इन सारे जानवरों का शिकार करके जो है अपना गुजर बसर चलाते थे। यहाँ तक कि नदियों और तालाबों से, नदियों एवं तालाबों से वो मछली भी पकड़ते थे, मछली पकड़ते थे, सॉरी। मधुमक्खी के छत्तों से वो शहद भी निकालकर उसका इस्तेमाल करते थे। एक चीज तो आपको मालूम है कि आरंभिक मानव जो कहाँ रहते थे, वो गुफाओं में रहते थे और कंदराओं में सामान्यतः रहते थे। इन दो जगहों पर वो सामान्यतः पाए जाते थे। शिकार किनका किनका करते थे, तो शिकार जो है भेड़, बकरी, भैंसा, शेर, हिरन, इनका शिकार करते थे। मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब और नदियों से वो मछली भी पकड़ते थे और मधुमक्खी का शहद भी इस्तेमाल जो है अपने लिए करते थे। ये तो हो गया आपको जानवरों पर आधारित जो है इनका इस्तेमाल करते थे। अगर कहा जाए कि पेड़ पौधे से कौन कौन सी चीज़ें जो है पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते थे, तो पेड़ पौधों के जड़, पत्ती, तने, या हम फल, फूल, कंदमूल, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल जो है आरंभिक मानव यानी कि अपना सरवाइव करने के लिए करते थे। जंगलों में, गुफाओं में रहते थे। शिकार करने के लिए हिरन, शेर, खरगोश, भेड़, बकरी, भैंसा, इनका शिकार करते थे। पौधों पर आधारित क्या करते थे, जड़ जो है वो खाकर अपना काम चलाते थे या इकट्ठा करते थे। फल फूल जो है वो इकट्ठा करते थे। कंदमूल जो है खाकर जो है अपना गुजर बसर करते थे। तो ये चीज अब तक हम देख पाए कि उनका जीवन शैली कैसा था, रहने के तौर पर, शिकार करने के तौर पर, और पेड़ पौधों का जो है उसको इकट्ठा करके कैसे जो है अपना जीवन शैली चलाते थे। औजार के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, ये आपको सामान्यतः मालूम है। उसके बाद ये ठंड से बचने के लिए या शरीर को ढकने के लिए पेड़ पौधों के छालों, पेड़ पौधों के पत्तियों या जानवरों के खालों का इस्तेमाल करते थे। जानवरों के खाल यानी कि जो जानवर का खाल होता है, अपना शरीर ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए या किसी भी तरीके से बचने के लिए पेड़ पौधे के पत्तियों का इस्तेमाल करते थे और सामान्यतः जो है जानवरों के खालों का इस्तेमाल करते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे भी पहले यदि अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको लगता है कि चैनल जो है आपको जो है सीखने को मिलता है, यानी कि इतिहास आप सीख रहे हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। अब जो है हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और देखते जो है कि आरंभिक मानव जो है एक जगह से दूसरे जगह यात्राएं क्यों करते थे या एक जगह से दूसरे जगह घूमते क्यों थे, या हम कह सकते हैं कि इधर उधर मानव घूमता क्यों था, घूमता क्यों था। आपको जानना चाहिए कि जो आरंभिक मानव थे वो कहीं एक जगह
सामान्यता रहकर नहीं रहते थे, बल्कि एक जगह से दूसरे जगह जो हमेशा घूमते रहते थे। उसका पहला रीजन हम कह सकते हैं कि आप सबको मालूम है कि किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले पेड़ पौधों और जानवरों की संख्या जो है सीमित होती है। यदि काफी दिनों तक एक ही जगह पर रहा जाए तो उस क्षेत्र विशेष के जो जानवर हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो खत्म हो जाते हैं, कंज्यूम कर लिए जाते हैं, या उनके द्वारा जो है उपभोग कर लिए जाते हैं। यानी कि जो संसाधन है वहाँ रहने का, जो सरवाइव करने का जो संसाधन है, खाने का जो संसाधन है, वो समाप्त हो जाता है। और उसके वजह से क्या होता है, मानव को जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो पहला क्या है कि संसाधन जो है सीमित होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं। कौन कौन से संसाधन? तो पेड़ पौधे या जानवर जो है उसको मारकर खा गए, पेड़ पौधे खा गए, वहाँ का संसाधन जो है समाप्त हो गया। अब जरूरी है कि फिर दूसरे जगह जाया जाए और अपने लिए गुजर बसर करने के लिए जो है नए संसाधनों की खोज में निकलना पड़ता है, और इसी चक्कर में जो है एक जगह से दूसरे जगह वो घूमते रहता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आप सबको पता है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो किसी खास समय में फल और फूल उनमें लगते हैं। किसी खास मौसम में, किसी खास ऋतु में, किसी खास वेदर में जो उस पेड़ पौधे में जो है फल या फूल लगते हैं, मानव उसकी तलाश में भी जो है एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करता था, यात्रा करता था, या एक जगह से दूसरे जगह घूमता था। क्यों? दूसरा रीजन क्या है कि मौसम विशेष में क्या होता है कि कुछ फल और फूल जो है पेड़ पौधों में लगते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए मानव जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता था। तीसरा हम कह सकते हैं कि जानवर भी मौसम के हिसाब से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं। जो जंगलों में जानवर पाए जाते हैं वो भी जो है मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। क्योंकि मानव जो है उन जानवरों का शिकार करता था, जैसे हिरन, खरगोश, शेर, भेड़, बकरी, भैंसा। इनमें से कुछ जानवर ऐसे थे जो मौसम के हिसाब से जंगल के एक भाग से दूसरे भाग या दूसरे क्षेत्र में जाते थे। उनका पीछा करते हुए, यानी कि शिकार करने के लिए भी मानव जो है एक जगह से दूसरे जगह जाया करता था। तो तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि जानवरों की खोज में मानव जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता था। और तीसरा जो हम कह सकते हैं, नदी या तालाब की खोज में मानव जो है एक जगह से दूसरा जगह जाता हो। यही मालूम है कि किसी भी जीवित प्राणी के लिए पानी का होना, जल का होना जो है अनिवार्य है। हमको ये भी पता है कि मौसम विशेष में कुछ नदी और तालाब ऐसे हैं जो सूख जाते हैं। उस स्थिति में मानवों को, यानी कि आरंभिक मानवों को, जिसे हम आदि मानव कहते हैं, उस पानी की तलाश में किसी दूसरे जगह जो है माइग्रेट करके जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रीजन है जिनके वजह से जो है मानव एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जिनमें पहला ये है कि किसी खास विशेष मौसम में जो है पेड़ पौधे लगते हैं। मानवों के एक जगह काफी दिन तक रहने के कारण क्या होता है, संसाधन यानी पेड़ पौधे, जानवरों जो है समाप्त हो जाते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि जानवरों के पीछे पीछे जो है मानव जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता था। और चौथा जो है पानी की तलाश में, नदी या तालाब की तलाश में जो है मानव एक जगह से दूसरे जगह जो है यात्रा करता था या घूमता फिरता था। यहाँ तक अब तक जो है हमने पढ़ा। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें हमको क्या पढ़ना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आरंभिक मानव थे वो किन तरीके का या किस प्रकार का औजार इस्तेमाल करते थे, या कैसा औजार जो है इस्तेमाल करते थे, कैसा औजार मानवों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। अक्सर हम देखते हैं कि मानव जो है शिकार करने के लिए औजारों का इस्तेमाल करते थे। क्योंकि जानवर जो है, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो न केवल मानव से तेज दौड़ते हैं बल्कि शारीरिक रूप से भी वो मानव से ज़्यादा मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग है, जिनका शिकार जो है बिना किसी दूसरे युक्ति के या साधन के नहीं किया जा सकता। मानव जो है क्या करते थे, औजार बनाते थे और उन औजारों के माध्यमों से उनका शिकार करते थे। तो कैसा औजार बनाते थे, किन किन चीज़ों का? तो पत्थरों का औजार बनाते थे। और कह सकते हैं कि जानवरों के सींग या जानवरों के
हड्डियां जो है उनसे जो है ये उनका इस्तेमाल करके सींग बनाते थे। यानी कि पत्थर, जानवरों के सींग या जानवरों के हड्डियों का इस्तेमाल करके ये क्या करते थे, उसका औजार बनाते थे। दरअसल पत्थरों को घिसकर ये नुकीला बनाते थे। पत्थरों को घिसकर इनका नुकीला बनाकर उसको एज ए हथियार, एज ए औजार इस्तेमाल करते थे और उसी का इस्तेमाल जो है जानवरों को शिकार करने के लिए करते थे। उसी तरीके से हमको सामान्यतः पता है कि जानवरों के जो सींग होते हैं वो नुकीले होते हैं, उनका इस्तेमाल भी जो है मानव शिकार करने के लिए, खतरनाक जानवरों का शिकार करने के लिए उनका इस्तेमाल करता था। हड्डी को भी क्या किया जाता है, जो जानवरों का हड्डी है उनका भी इस्तेमाल जो है उसको भी क्या करते थे कि उसको भी धार बनाकर, उस हड्डी का भी धार बनाकर उस पर पॉलिश चढ़ाकर जो है उसका इस्तेमाल जो है जानवरों के शिकार के लिए किया जाता था। अब एक चीज ये है कि ये जो औजार होते थे अलग अलग समय में इन औजारों की जो क्षमता है, जो कुशलता है या जो उनका आकार है उनमें जो है बदलाव आता गया। सामान्यतः पूरा पाषाण काल में यानी पहले मानव जो है सामान्यतः जो है हड्डियों का, पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे जो है समय बीतने लगा मानव के औजार जो है थोड़ा सा जो है विशेष होने लगे, थोड़ा एडवांस होने लगे। एडवांस में क्या हुआ कि मानव जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पत्थरों को घिस कर नुकीला बनाता गया। और दूसरा काम क्या किया कि उनको लकड़ी में बांधकर हत्थे के तौर पर जो है उसका इस्तेमाल जो है मानवों के द्वारा किया जाने लगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आरंभिक मानव जो है हथियार के रूप में शिकार करने के लिए पत्थरों का औजारों का इस्तेमाल करता था, उसको घिस कर नुकीला बनाता था। जानवरों को सींगों का इस्तेमाल करता था और उसको घिस कर नुकीला बनाकर जो है शिकार किया जाता था, और जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल भी औजार के तौर पर किया जाता था। अब जो है हम टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर जो है मानव को अनाज की प्राप्ति कैसे हुई। फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा दें, यदि अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आप जो है यहाँ से इतिहास सीख रहे हैं या इतिहास की एक समझ जो है आपकी बन रही है, याद करने जैसा कोई चीज़ आपको नहीं नज़र आ रहा है कि याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास याद करने वाला चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती है, लेकिन हर विषय जो है एक कंसेप्ट पर बेस्ड होता है, कंसेप्ट बेस्ड होता है। उस कंसेप्ट को समझ लेना जरूरी है। तो फिर से आपसे कहेंगे, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको आगे क्या पढ़ना है। तो आज का जो है लास्ट टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आखिर मानवों को जी है अनाज की प्राप्ति कैसे हुई। तो आप अक्सर सुनते होंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था। तो मध्य पाषाण काल एक समय है, कालक्रम है, जिसका कालक्रम हम कह सकते हैं कि 10,000 से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर यानी कि 8,000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय जो है माना जाता है। इस समय में क्या हुआ कि पृथ्वी का औसत तापमान जो है इंक्रीज किया, यानी कि पृथ्वी का तापमान जो है थोड़ा बढ़ा। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से हुआ क्या कि मैदान में, पृथ्वी के इस मैदान में बड़े बड़े जो है घास के मैदान जो है अस्तित्व में आ गए। बड़े बड़े घास के मैदान अस्तित्व में आने का मतलब क्या है, उससे पहले आप एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि जो अनाज हम खाते हैं आज, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ये कहीं ना कहीं जो है घास की फैमिली से ही आते हैं। कौन कौन? गेहूँ, चावल यानी कि धान, मक्का, जौ, ये सारे जो है कहीं ना कहीं घास के परिवार से ही आते हैं। जब मध्य पाषाण काल में तापमान में वृद्धि हुआ, तापमान बढ़ा, तो बड़े बड़े घास के मैदान सामने आए और घास के फैमिली से होने की वजह से ही क्या हुआ कि प्राकृतिक रूप से, यानी कि प्राकृतिक रूप से गेहूं, चावल, मक्का और जौ भी जो है उगने लगे। मानव जो है, आरंभिक मानव जो है इसको इकट्ठा करता और इसको क्या करता, अपने इस्तेमाल के अनुसार जो है इसका, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करता। बाद में मानव जो है इसके बारे में
कुछ सीखने की कोशिश की होगी कि आखिर जो है ये अनाज जो है किस मौसम में उगते हैं, किस मौसम में पक जाते हैं, उसको निरीक्षण किया होगा, उसके बारे में समझा होगा और किसी वजह से जो है उस जगह से वो विस्थापित हो गया होगा और आगे चलकर उसको उस अनाज की जरूरत होगी जो वहाँ प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता होगा। लेकिन चूंकि मानव जो है अनाज को इकट्ठा करता होगा, फिर जो है उसके दिमाग में ये बात आया होगा कि क्यों ना इसको बो कर देखा जाए किसी भी तरीके से, और वो वहाँ पे उसको बोया होगा और जो है इस तरीके से जो है खेती की शुरुआत हुआ होगा। तो अब तक हम ये समझ पा रहे थे कि आरंभिक समाज का या प्रारंभिक समाज का मतलब क्या हुआ। फिर हमने आरंभिक मानव के बारे में समझा। क्लास के लास्ट में हमने ये देखा कि आखिर जो है किस तरीके से घास के मैदान आने की वजह से क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से अनाज जो है उगने लगे और मानव जो है इसका इकट्ठा करके बाद में जो है इसको उगाना शुरू किया। और इस तरीके से आगे चलकर क्या हुआ, जब मानव जो है कृषि करना शुरू किया तो कृषि यानी कि कृषि में कुछ वक्त लगता है, समय लगता है, तो उसके वजह से मानव को एक जगह रहना भी शुरू करना पड़ेगा। यानी कि एक लंबी प्रक्रिया चली जिसे मानव तो जो है कृषि करना प्रारंभ किया ही किया, लेकिन उस कृषि को बचाने के लिए एक जगह रहना भी शुरू किया। जब एक जगह रहना शुरू किया तो मानव ने जंतुओं एवं जानवरों को जो है पालना शुरू किया। इस तरीके से मानव जो है विकास क्रम की एक लंबी प्रक्रिया के तौर पर आगे बढ़ता गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू।